अच्छा इतना बताओ, जितनी चीजें पढ़ाई हैं उतनी चीजें याद हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। याद है? जब पूरी इतिहास की ब्रीफ हिस्ट्री मैंने सामने रखी थी, तो पहला पार्ट क्या बताया था कि क्या पढ़ना है? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर दूसरा आद ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ा? यानी गुफाओं के माध्यम से एविडेंस मिले हैं, औजार मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, ये सब आपने प्राग ऐतिहासिक में पढ़े थे। फिर आदि ऐतिहासिक में क्या करा? इसमें ग्रंथों को पढ़ा था। क्यों? क्योंकि आदि मानवों ने धीरे धीरे लिपि का आविष्कार कर दिया था। फिर तीसरे कालखंड में गए और देखा कि जो घटनाएं होंगी उनको घटित होने का समय मिलेगा, हालांकि उस पड़ाव पर हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। आदि ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन जानकारी उत्तराखंड की कहां से मिलेगी? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से दो शब्दों को मैंने सामने रखा, कौन कौन से? एक तो देवभूमि शब्द को, और एक आपका मनीषियों की भूमि शब्द। स्कंद पुराण में कितने हिमालय? उसमें गढ़वाल कौन? केदारखंड। और कुमाऊं कौन? मानसखंड था। अभी बताओ कि गढ़वाल की उत्पत्ति लगभग किस राजा के समय मानी गई? राजा अजयपाल के समय। और मानसखंड आपने कुमाऊं क्यों कहा? क्योंकि क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार लिया गया था। ठीक, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके बीच में जो ग्रंथ रखे थे उसमें तो ऋग्वेद तो शामिल था ही, लेकिन ऋग्वेद के साथ साथ मैंने आपको बताया था स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अलावा मैंने आपको कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़वा दिए थे। उसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ था जिसका नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और एक ब्राह्मण ग्रंथ था कौन सा? जिसका नाम था कौशतकी ब्राह्मण ग्रंथ। दोनों में उत्तराखंड की जानकारी कैसी है वो पढ़ लिया होगा आपने घर पे। फिर मैंने आपको जानकारी बताई कि महाभारत में उत्तराखंड का जिक्र है, और इसमें वन पर्व ऐसा पार्ट था जिसमें ज्यादातर जानकारी उत्तराखंड की दी गई है। फिर मैंने थोड़ा बहुत किस्से रामायण को लेकर के बताए कि भैया आपके पास क्या है, एक बालकांड था और एक लंका कांड था। बालकांड में कौशिकी नदी के बहने का उल्लेख उत्तराखंड में मिला, और लंका कांड में क्या कहा कि इस क्षेत्र में द्रोणगिरी नाम का एक पहाड़ी है, एक पर्वत है। फिर मैंने क्या करा कि पुराणों की स्टडी कराई और कहा कि वायु पुराण हुआ और विष्णु पुराण हुआ। इन दोनों पुराणों में आपको उत्तराखंड का जिक्र मिला, खासकर यहाँ रहने वाली जातियों का। और उसमें भी फोकस करा यक्षों का, और कहा कि यक्षों के प्रमाण अल्मोड़ा स्थित जाखन देवी के मंदिर से मिले थे, है ना? यहां तक डिस्कस करा था। फिर मैंने आपके बीच में एक ग्रंथ रखा जिस ग्रंथ को आपने बौद्ध ग्रंथ के नाम से पुकारा, और बौद्ध ग्रंथ में कहा कि इस देवभूमि के क्षेत्र को हिमवंत कहा गया है। यहां तक की डिटेल लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें बताया। जितने भी ये ग्रंथ मैंने आपके बीच में बताए, ये सारे के सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनको हम एक आधार लेकर के चल सकते हैं कि ये किसी न किसी धर्म को महत्व देते हैं, इसलिए इनका आधार धार्मिक ग्रंथ कहा। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखे गए हैं जिसमें धर्म को प्रायोरिटी में नहीं रखा गया, बल्कि हो सकता है कि किसी राजा की कहानी हो और उस राजा की कहानी का एक पार्ट उत्तराखंड के रूप में भी आ चुका हो बीच में। कुछ ऐसे भी ग्रंथ लिखे। हो सकता है कि कोई कैरेक्टर हो और उस कैरेक्टर का उत्तराखंड के क्षेत्र में जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं वो गतिविधियां मिलती हुई पाई गई हो। यानी हम कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में तो उत्तराखंड का जिक्र है, लेकिन गैर धार्मिक ग्रंथों में भी है। तो आज मैं आपके बीच में जो सेशन रखूंगा उसका बेसमेंट होगा क्या? गैर धार्मिक ग्रंथ। और इन गैर धार्मिक ग्रंथों में जो जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ आता है जिसको हम मेघदूत के नाम से पुकारते हैं। किसकी रचना? कालिदास की रचना। कालिदास ने और क्या क्या लिखा? तो उसमें कालिदास के द्वारा एक लिखा गया है रघुवंशम, एक रचना इन्होंने ये वाली लिखी। इसके अलावा हालांकि जैसे आपने कहा कि मालविकाग्निमित्र है, लेकिन उत्तराखंड का उल्लेख किस किस में है? तो उसमें एक रचना आती है अभिज्ञान शाकुंतलम। हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी रचनाओं का या किस किस रचना में उत्तराखंड का उल्लेख किस किस तरीके से है। ऐसे ही उत्तराखंड की जानकारी हमको ऐसी पुस्तक से मिली है जिस पुस्तक को हम लोग राज तरंगिणी के नाम से पुकारते हैं। अब राज तरंगिणी किसकी रचना? कलहण की रचना है। तो हम देखेंगे कि मेघदूत में क्या है, रघुवंशम में क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, राजतरंगिणी में क्या है। ऐसी एक रचना लिखी गई है, इस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के अलावा एक रचना लिखी गई है जिस रचना को हम लोग वृहद संहिता के नाम से पुकारते हैं। ये कुछ मेन रचनाएं हैं।
जो किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करती, और उत्तराखंड की जानकारी भी दे रहे हैं। इसमें पहला जो डिस्कशन हम करेंगे वो मेघदूत का रहेगा। कौन लिख रहा है मेघदूत? कालिदास साहब लिख रहे हैं। तुमको मालूम होगा कि कालिदास का जो जन्म हुआ था वो हमारे उत्तराखंड में हुआ, पता है किस जिले में? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कहा? कविल्ठा में, है ना। तो कालिदास ने जब ये रचना मेघदूत के नाम से लिखी, तो इस मेघदूत नाम की पुस्तक में उन्होंने एक शब्द का जिक्र करा, अलका। और अलका जो शब्द था वो उन्होंने रिप्रेजेंट करा है फूलों की घाटी। समझ में आ रहा है? मैंने मेघदूत किताब खोल दी और मेघदूत को पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों के सामने एक शब्द आया, कौन सा? अलका। तो ये अलका कालिदास जिस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोकेशन आज की फूलों की घाटी है। वही फूलों की घाटी जहां पर लगभग 2500 किस्म के अलग अलग टाइप के फूल मिलते हैं। वही फूलों की घाटी जिसको खोजने फ्रैंक स्मिथ पहुंचा था 1931 में। और वही फूलों की घाटी जहां 54 साल की एक ब्रिटिश महिला जॉन लेक की मृत्यु हुई थी। उस फूलों की घाटी को इस पुस्तक में अलका कहा गया। एक पॉइंट याद रखना, कालिदास ने जो पुस्तक रघुवंशम लिखी है इसमें भी उसने उत्तराखंड को दिखाया है, लेकिन उत्तराखंड के क्षेत्र को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा। उसने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये गौरी गुरु का प्रदेश है। और इसी रघुवंशम नाम की पुस्तक में इसने एक कम्युनिटी को थोड़ा सा फोकस किया है, जिस कम्युनिटी को हम लोग खस कहकर के पुकारते हैं। तो न सिर्फ रघुवंशम में गौरी गुरु प्रदेश की जानकारी है, बल्कि इसी रघुवंशम नाम की किताब में खसों का भी उल्लेख करता है। कौन? कालिदास। कालिदास पहले उटपटांग हरकतों के लिए जाना गया। बचपन में कहानी पढ़ी थी, पेड़ पर बैठा हुआ था, उल्टी तरफ से काट रहा था। वही कालिदास बाद में महा प्रकांड विद्वान बना, और यही कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाता था। बाद में वो उत्तराखंड का जिक्र इन दो पुस्तकों में कर रहा है। कालिदास ने एक तीसरी पुस्तक लिखी है, एक तीसरी रचना लिखी है। इस रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या जिक्र है कि कालिदास कहता है कि आज का जो हमारे उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड क्षेत्र में एक एरिया पड़ता है, इस एरिया का नाम है पौड़ी। ठीक है। और कालिदास ने कहा कि इस भूभाग के क्षेत्र में एक नदी बह रही है, उसने कहा कि उस नदी का नाम है मालिनी। और कालिदास कहता है कि इस मालिनी नदी के किनारे एक आश्रम पड़ता था। इस आश्रम को उसने नाम दिया क्या? कर्णवाश्रम। परसों भी कहा मैंने, जब वन पर्व पढ़ा था ना, तो वन पर्व में मैंने उत्तराखंड के दो केंद्र, एजुकेशन के सबसे बड़े केंद्र बताए, एक कर्णवाश्रम था और एक बद्रिकाश्रम था। तो कालिदास कहता है कि इस मालिनी नदी के किनारे एक आश्रम है कर्णवाश्रम के नाम से, और यहाँ पर एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है दुष्यंत, और इसके साथ इसकी पत्नी रहती है जिसका नाम है शकुंतला। यह अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। फिर जानकारी मिलती है कि इन दोनों की एक संतान ने जन्म लिया। उस संतान का नाम था भरत। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो तुम्हारे पास एक कहानी आती थी, और उस कहानी में एक चित्र है, एक बच्चा शेर का जबड़ा खोले हुए उसके दांत गिन रहा है। बचपन में पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो वो इन्हीं का बेटा था, और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। तो ध्यान रखना कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक में इस मालिनी नदी का, इस कर्णवाश्रम का, दुष्यंत, शकुंतला का और इनकी संतान भरत का उल्लेख मिल जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। कालिदास के अलावा एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है राजतरंगिणी। और इसको कालिदास ने लिखा है, इसके अलावा कह रहा हूं, इस राजतरंगिणी पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति है कल्हण। और कल्हण ने अपनी इस राजतरंगिणी नाम की पुस्तक में उत्तराखंड का थोड़ा बहुत ब्यौरा दिया है। ब्यौरा कैसे दिया वो देखना। कल्हण की जो राजतरंगिणी है इसमें आज का भारतवर्ष का भूभाग दिखाया गया। आज हमारा इंडिया कुछ ऐसा है, ठीक।
और इस इंडिया के इस हिस्से पर आपको क्या मिलता है, कश्मीर नाम का एरिया मिलता है। कश्मीर में कारकोट नाम का एक राजवंश काम करता था और उसमें एक राजा हुआ करता था ललितादित्य, जिसका पूरा नाम क्या है, ललितादित्य मुक्तापीड। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कलहण कहता है कि कश्मीर में जो ललितादित्य मुक्तापीड है, इसने मध्य हिमालय के इस भूभाग पर एक बार आक्रमण किया था। यानी कलहण की राजतरंगिणी में उत्तराखंड तो उल्लेखित है, लेकिन किस रूप में, कश्मीर के राजा का उत्तराखंड पर आक्रमण को लेकर। समझ में आ रहा है, जहां जहां से उत्तराखंड के बारे में जानकारी गैर धार्मिक ग्रंथों में मिल रही है, मैं उन ग्रंथों की डिटेल एक एक लाइन में बता रहा हूं। बढ़ो आगे, अरे बढ़ो। अब इन रचनाओं के अलावा जो रचना उत्तराखंड की डिटेल हम तक पहुंचाती है, उसमें एक रचना आती है आपकी अष्टाध्याय, इंपॉर्टेंट है। और अष्टाध्याय को लिखने वाला व्यक्ति है पाणिनि। पाणिनि ने जब इस अष्टाध्याय नाम की पुस्तक को लिखा, तो इस अष्टाध्याय नाम की पुस्तक में उसने एक विशेष कम्युनिटी को फोकस किया। वो कम्युनिटी थी कोल। वो कम्युनिटी कौन है, वो कम्युनिटी मैंने कहा कोल है। और कोलों से आयोग एक प्रश्न पूछता है, वो देगा 4 ऑप्शन, एक में देगा कोल, एक में देगा किरात, एक में देगा खस और एक चौथा ऑप्शन कोई भी डाल देगा। पूछेगा कि अब बताओ सबसे पहले कौन आए थे, कोल आए थे। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन आदिम जो जाति के रूप में स्थापित यहाँ पर हुई, वो कौन कम्युनिटी, वो आपकी कोल थे। तो कोलों की जानकारी कहां पर, अष्टाध्याय। खसों की जानकारी किसमें, रघुवंशम में। जब हम क्या करते हैं कि वृहद संहिता को पढ़ते हैं, हालांकि वृहद संहिता जो है इसमें कई सारी जातियों का जिक्र मिलता है, और वृहद संहिता नाम की रचना या इस प्रकार की रचना को लिखने वाला कौन था, तो आपको ध्यान रखना है वो कैरेक्टर थे आपके वराहमिहिर। इन्होंने लिखी है पुस्तक, कई सारी जातियों का जिक्र किया, लेकिन उत्तराखंड में एक जाति को इन्होंने बड़ा टारगेट करा हुआ है, उस कम्युनिटी को नाम दिया गया किरात, जिसको मेन फोकस में लाते उत्तराखंड में। इन्होंने कहा किरातों का वर्चस्व। अष्टाध्याय कोलों की चर्चा करते हैं और रघुवंशम में खसों का जिक्र है। तो कोल किरात खस इन पुस्तकों में जिक्र किए गए हैं, और ये उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास करने वाले लोग थे। इनका आधार क्या का, गैर धार्मिक ग्रंथ है, यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी राजा की कहानी है, किसी विशेष स्थान का जिक्र हो रहा है, धर्म को लेकर के प्रमोशन नहीं है, बल्कि कुछ अन्य कंसेप्टों को लेकर उत्तराखंड का उल्लेख है। कर लोगे इतना यार, चलो पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लाइव नहीं है, लास्ट मैंने आपको रोका था महाभारत, हेडिंग डलाई थी, चलो लिखना है महाभारत। और लिखते लिखते कोशिश करने की याद हो जाए, लिखना वन पर्व, महाभारत के बारे में लिखना वन पर्व, वन पर्व कौमा सभा पर्व, सभा पर्व आदि पर्व, वन पर्व सभा पर्व आदि पर्व में उत्तराखंड का उल्लेख है। ये महाभारत के पार्ट है, उससे जुड़े हुए हैं ग्रंथ में उत्तराखंड का उल्लेख है, में उत्तराखंड का उल्लेख है। अब लिखना जरा है, वन पर्व के अनुसार, वन पर्व के अनुसार, और डैश करके नीचे वाली लाइन में लिखना, वन पर्व के अनुसार डैश करके नीचे पहला पॉइंट लिखना, लिखना पांडवों ने, 5 पांडवों ने, वन पर्व के अनुसार पांडवों ने, कौन सा ऋषि बताया था परसों, लोमस ऋषि के साथ, पांडवों ने लोमस ऋषि के साथ, लोमस है, लोमस ऋषि के साथ बद्रिकाश्रम,
बद्रिकाश्रम क्षेत्र की यात्रा की, बद्रिकाश्रम क्षेत्र की यात्रा की, बद्रिकाश्रम क्षेत्र की यात्रा की। अब वन पर्व ही कह रहा था कि इस क्षेत्र में दो बड़े एजुकेशन के सेंटर थे, एक को अपने कर्णवाश्रम का और एक को बद्रिकाश्रम का। लिखना वन पर्व के अनुसार ही दूसरा पॉइंट लिखना लिखना इस क्षेत्र में, जो आज का उत्तराखंड है, इस क्षेत्र में कर्णवाश्रम, कर्णवाश्रम कौमा बद्रिकाश्रम, इस क्षेत्र में कर्णवाश्रम कौमा बद्रिकाश्रम को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है, को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। लिखते लिखते कोशिश करो याद हो जाए, बताया गया है, ठीक है, बताया गया। तीसरा, सुबाहु की जानकारी भी दी थी। कौन था सुबाहु? महाभारत काल का एक राजा है और एक किस राजवंश का होगा? कुडिनों का। इसने राजधानी जो बनाई थी वो हमारे उत्तराखंड में थी, और उत्तराखंड में कहा? श्रीनगर में। महाभारत की लड़ाई हुई, ये शामिल हुआ किसके पक्ष में? 5 पांडवों के पक्ष में। इसी का बेटा था कौन? विराट, और विराट की बेटी थी उत्तरा। उत्तरा की मुलाकात हुई 5 पांडवों से। कहते तो ऐसा ही कि जब उत्तरा की मुलाकात 5 पांडवों से हुई तो उसको सबसे योग्य व्यक्ति लगा अर्जुन, और कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव तक रख दिया था, लेकिन अर्जुन ने विवाह के प्रस्ताव को किनारे रखा और कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, तुम, मैं क्या, मेरा बेटा भी तुमसे बड़ा है। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र तो इतनी है कि तुमसे बड़ा मेरा बेटा अभिमन्यु है। इसलिए फिर अर्जुन ने उत्तरा का विवाह किससे करवाया? अभिमन्यु से करवा दिया। अगर आपको पांडवों के साथ रहना है या उनके परिवार के साथ कनेक्ट होना है तो अभिमन्यु से विवाह हो सकता है, मेरे साथ नहीं। ठीक है, लिखो, लिखना महाभारत के वन पर्व के अनुसार एक चल रहा है। तीसरा पॉइंट लिखना, कुडिंद शासक सुबाहु, कुडिंद शासक सुबाहु, कुडिंद शासक सुबाहु की राजधानी, की राजधानी महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार श्रीनगर में थी। महाभारत के अनुसार श्रीनगर में थी। महाभारत के अनुसार श्रीनगर में थी। ठीक है, अगला, अब महाभारत के बाद चलो रामायण में। रामायण, रामायण, रामायण में 2 कांडों का जिक्र करा, उसमें से पहला लिखना बालकांड। रामायण में पहला पॉइंट लिखना बालकांड के अनुसार, बालकांड के अनुसार। बालकांड में क्या कहा कि इस क्षेत्र में एक नदी बहती है, नदी का नाम कौशिकी, और वो कौशिकी आज कोसी के नाम से जानी जाती है। तो लिखना बालकांड के अनुसार वर्तमान के अल्मोड़ा क्षेत्र में, बालकांड में लिखना वर्तमान के अल्मोड़ा क्षेत्र में कौशिकी नदी, कौशिकी, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पेज कैसे करना है? नया पेज, अच्छा, प्लस प्लस। वर्तमान के अल्मोड़ा क्षेत्र में कौशिकी, कौशिकी के ब्रैकेट में लिखना कोसी नदी, कोसी नदी के बहने का उल्लेख है, के बहने का उल्लेख है, उल्लेख है। फिर लास्ट पॉइंट लिखना, या लास्ट वाला पार्ट लिखना रामायण में लंका कांड, लास्ट लिखना लंका कांड। लंका कांड में किसकी जानकारी? द्रोणगिरी पर्वत, और द्रोणगिरी पर्वत पर क्या है? संजीवनी बूटी है। लिखना
अब लंका कांड के अनुसार लिखना, द्रोणगिरी पर्वत पर, द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी का उल्लेख, द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी का उल्लेख। ये तो कैसे ग्रंथ थे, धार्मिक है ना। बौद्ध साहित्य शायद वो छोटा हुआ भी, बौद्ध साहित्य भी लिख लो, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया, हिमवंत। तो ना बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया, हिमवंत कहा गया। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। क्लियर है। अब हेडिंग डालना जरा, गैर धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ, इसमें पहला लिखना अभिज्ञान शाकुंतलम, पहला लिखना अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर का नाम लिख दो, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर का नाम लिखना कालिदास। अच्छा बताओ जरा कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। ऊपर वाला सही है, जिसका नीचे वाला है वो गलत है। आता है ये क्वेश्चन हिंदी में कभी कभार, है तो साफ ऐसे लिखना शुद्ध। तो राइटर इसके कौन, कालिदास। लिखो कालिदास इसमें क्या जिक्र करा, लिखना पौड़ी स्थित, पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम, पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम, कौमा मालिनी नदी का उल्लेख, पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम, कौमा मालिनी नदी का उल्लेख, मालिनी नदी का उल्लेख। अब उसने क्या कहा कि यहाँ कौन कौन रह रहा है, दुष्यंत और शकुंतला, और उनका पुत्र भरत भी यहीं जन्म लेता है। तो लिखना अगला पॉइंट लिखना, दुष्यंत व शकुंतला, दुष्यंत व शकुंतला की जानकारी अभिज्ञान शाकुंतलम में, दुष्यंत व शकुंतला की जानकारी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। इनके पुत्र का नाम भी वहीं पर लिख दो, भरत। इनके पुत्र का नाम लिख देना भरत, पुत्र का नाम लिख दो भरत। चलो ये तो था अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर लिखना रघुवंशम, फिर लिख दो रघुवंशम, रघुवंशम। रघुवंशम की रचना भी कौन कर रहा है, कालिदास। कालिदास ही लिखेगा इसको भी। लिखने इसमें दो चीजें, एक उत्तराखंड वाले भूभाग को गौरी गुरु प्रदेश कहा गया है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को गौरी गुरु प्रदेश कहा गया है एक, और इसी रघुवंशम में खसों की जानकारी, इसी रघुवंशम में खसों की भी जानकारी है। दो पॉइंट्स बनाना इसमें जो रघुवंशम में मिलते हैं, ठीक है। फिर रघुवंशम के बाद लिखना मेघदूत, मेघदूत। मेघदूत में उत्तराखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख है, फूलों की घाटी, और उसको क्या कहा गया है, अलका कहा गया। लिखना मेघदूत में लिखना डैश करते हुए, इसमें फूलों की घाटी को, इसमें फूलों की घाटी को अलका कहा गया है,
इसमें फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। अलका। फूलों की घाटी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। फूलों की वैरायटी के लिए तो है ही, साथ ही हमारा नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को की धरोहर सूची में भी इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर लिखना जरा पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, इनमें भी उत्तराखंड का जिक्र है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में लिखो कि इसमें जो मेन उल्लेख किया गया है वो कोल जाति का किया गया है। कोलों का उल्लेख, फैक्ट बनाते लिखना, उल्लेख किया गया है इसमें कोलों का। और कोलों के ब्रैकेट में लिखना, इसी के साथ कनेक्ट करते हुए पॉइंट लिखना कि कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन जाति है। सबसे पुरानी कम्युनिटी यहां पर आकर के कोलों ने बसाई थी। फिर लिखना आप लोग अष्टाध्यायी के बाद वृहद संहिता। अच्छा, अष्टाध्यायी जिसने लिखी है उसका नाम लिख देना पाणिनि है, उसका नाम होगा पाणिनि। अब लिखना वृहद संहिता। वृहद संहिता को लिखने वाला है वाराहमिहिर। कभी कभार ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस पर आता है सीधा। वराहमिहिर की वृहद संहिता। वृहद संहिता में लिखना जिक्र मिलता है किरातों का, हालांकि इसके अलावा मिलता है लेकिन किरातों को फोकस किया गया इस भूभाग पर। किरातों की जानकारी, किरातों का। और एक लिखना कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी। तो लिखने वाला व्यक्ति है कलहण और जो इसने लिखा है वो पुस्तक है राजतरंगिणी। तो लिखना कि इसने क्या करा है जिक्र, एक लाइन में समेटना इसको। कश्मीर शासक, कश्मीर शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का, ललितादित्य मुक्तापीठ का उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी, उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी, उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी। तो दो टाइप के मैंने आपके बीच में साहित्य रख दिए, एक तो धार्मिक थे और एक आपके गैर धार्मिक। लेकिन इन दोनों के अलावा भी उत्तराखंड की जानकारी एक तीसरे टाइप के ग्रंथ में मिलती है, और वो ग्रंथ ना तो धार्मिक होंगे ना उनकी कम्युनिटी गैर धार्मिक वाली होगी। वो कुछ ऐसी किताबें होंगी जिन किताबों को किसी विदेशी धरती से आए हुए एक यात्री ने यहाँ पर जब यात्रा की होगी तो वापस जाकर के जब किताब लिखी तो उसकी किताब में उत्तराखंड का उल्लेख मिला। ऐसी या ऐसे ग्रंथों को हम जिस नाम से पुकारते हैं उसको हम लोग यात्रा वृतांत कहते हैं। समझ में आ रहा है? सीधा सीधा मतलब है कि माना तुम लोग चले गए घूमने अमेरिका, नौकरी लगने के बाद जब कांस्टेबल बनोगे तो अमेरिका जाना, वहां से घूम करके आओगे तो अपनी किताब निकालोगे, तो उस किताब में तुमने अमेरिका में क्या खोजा, क्या देखा, तो वो तुम्हारा यात्रा वृतांत होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर भारत क्षेत्र पहुंचा और भारत क्षेत्र के उत्तराखंड में अगर उसने कुछ यात्रा की और वापस जाकर के उसने कुछ किताब लिखी और उस किताब में उत्तराखंड का जिक्र मिला, तो हम थोड़ा बहुत उन्हीं किताबों की स्टडी कर रहे हैं। ये भूभाग आज हमारा उत्तराखंड। और अगर इस भूभाग को मैं कुछ बड़े तरीके से सामने रखूं तो ये आज कुछ इस तरीके से दिखता है। तो कौन कौन से व्यक्ति कहां से उत्तराखंड आए और उनकी किताबों में क्या जानकारी है वो समझते हैं जरा। अगर मैं इस भारतवर्ष के नॉर्थ साइड को चलूं, यानी अगर मैं इसके इस हिस्से की बात करूं, ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र है आपका चाइना का। ठीक है,
और इस चाइना के क्षेत्र से एक व्यक्ति भारत यात्रा भ्रमण करने पहुंचा। इस व्यक्ति का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरों में से एक है, वेंसांग। और ये वेंसांग नाम का जो कैरेक्टर है, ये चाइना से भारत लगभग आया था 634 ईस्वी में, 634 में। और ये तब आया जब कन्नौज के क्षेत्र के समीप एक व्यक्ति की सत्ता चल रही थी। इस व्यक्ति का नाम था क्या? हर्षवर्धन। उस समय ये चीन से भारत आया। अब ये भारत आया तो उद्देश्य था कि ये उन जगहों की यात्रा करे जहां जहां पर महात्मा बुद्ध के एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं। ये आया और जब ये भ्रमण करने पहुंचा तो इसने उत्तराखंड में भी कदम रखे और वापस गया तो एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था सीयूकी। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे कालिदास लिख रहा है रघुवंशम, वराह में लिख रहा है वृहत संहिता, पाणिनि लिख रहा है अष्टाध्याय, इसने क्या लिख दी? सीयूकी लिखी। और इसने जब सीयूकी लिखा तो सीयूकी में कुछ जिक्र किया। उसने कहा कि भाई ये जो भूभाग है, इस भूभाग में एक प्रदेश है, ब्रह्मपुर नाम है उसका। इसने इसका जिक्र किया। उसने न सिर्फ इसका जिक्र किया, उसने यहां पर स्थित एक भूभाग का जिक्र किया। इस भूभाग को आज हम लोग क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। उसने हरिद्वार का भी जिक्र किया इस किताब में। हरिद्वार के समीप से होते हुए एक नदी बह रही है। आज हम इस नदी को क्या कह रहे हैं? गंगा कह रहे हैं। उसने इस नदी का भी जिक्र किया। किसमें? इस किताब सीयूकी में। इसने इन क्षेत्रों के अलावा यहां पर स्थित एक भूभाग का जिक्र किया। आज हम उस पार्ट को नाम देते हैं क्या? काशीपुर। ये 3-4 नाम मैंने लिखे हुए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनके ओरिजिनल नाम लिखे। लेकिन जब मैं सीयूकी को खोलता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे काशीपुर शब्द नहीं मिला, मुझे शब्द मिला गोविशाण। मैं जब किताब को खोलता हूं तो ब्रह्मपुर नहीं मिला, मुझे शब्द मिला ये पोली हिमापुलु। और जब मैंने किताब खोली तो मुझे हरिद्वार नहीं मिला, लोकेशन तो थी लेकिन मैंने इसको मोयूला पढ़ा और इसको पढ़ा क्या? महाभद्रा। समझ में आ रहा हम कर क्या रहे हैं? हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय किसमें? जो विदेशी धरती से कोई यात्रा करने आए, अपनी यात्रा वृतांत लिखी और उस यात्रा वृतांत में हमारे राज्य का जिक्र है। सीयूकी में लिखता है कि ब्रह्मपुर एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को उसने पोली हिमापोलू कहा। उसने कहा गोविशाण नाम का क्षेत्र है, इसे आज हम काशीपुर कह रहे हैं। इसने गंगा का जिक्र किया लेकिन महाभद्रा के नाम से, और हरिद्वार का जिक्र किया जिसको आपने मोयू लो के नाम से पुकारा। ये सारे के सारे शब्द जिस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में दिए उसका नाम था वेंसांग, और इसके यात्रा वृतांत को हम सीयूकी कहते हैं। फिर जब मैंने इस किताब को पढ़ा, किसे? सीयूकी को, तो उसमें जिक्र मिला कि इसने जब इस क्षेत्र का, इस राज्य का भ्रमण किया तो इसको 5 ऐसी जगहें मिली जहां जहां से इसने गौतम बुद्ध के एविडेंस कलेक्ट किए। और उन 5 जगहों को हम बौद्ध विहार कहते हैं। तो अगर प्रश्न बने कि वेंसांग की सीयूकी में उत्तराखंड से कितने बौद्ध विहारों का उल्लेख मिला है, तो बौद्ध विहारों की संख्या 5 बताई गई। विहार का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। तो इसने बताया कि भाई आप जो भी चीन से होता है अगर वहां जाता है तो आपको 5 जगह मिलेंगी जहां जहां गौतम बुद्ध के एविडेंसेस मिले हैं, आप उनका भ्रमण करके आ सकते हो। और इसके अलावा उसने कहा कि भाई हरिद्वार है, मोइलो कहा, गंगा है, महाभद्रा कहा, ब्रह्मपुर साम्राज्य है, पोली हिमापोलो कहा, और काशीपुर के लिए उसने गोविशाण शब्द का प्रयोग किया। ये सारा का सारा डिटेल किसमें? सीयूकी, और सीयूकी को लिखने वाला वेंसान। कब आ रहा है? 634। किस राजा के समय? हर्षवर्धन के समय। कर लोगे इतना याद? अब मुझे कुछ और किताबें मिली जो उत्तराखंड के क्षेत्र की क्या करती है? जानकारी हम लोगों तक पहुंचाती है। ये आगे नहीं बढ़ रहा है, डिलीट करना है? कौन से वाले से? अच्छा,
कि मुझे कुछ और किताबें मिली विदेशियों की, उसमें तो एक इंसान की सीयू की पढ़ी, लेकिन मुझे एक दूसरी किताब मिली। इस किताब का नाम है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। किताब का नाम क्या है? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इस किताब को लिखा था फॉस्टर ने, एक अंग्रेज है, और उस अंग्रेज का नाम है फॉस्टर। और फॉस्टर नाम का जो कैरेक्टर है, इसने जब किताब ये छापी, कौन सी, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, तो इस किताब में उत्तराखंड का जो गढ़वाल भूभाग है, इस गढ़वाल भूभाग की थोड़ा बहुत जानकारी है। लेकिन जानकारी कैसी, वो देखना। कहते हैं कि सन 1608 के लगभग लगभग उत्तराखंड के क्षेत्र में एक विदेशी यात्री आया था। इस यात्री का नाम था विलियम फिंच। सुना होगा आपने नाम, अगर आप में से किसी ने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी हो, और हिस्ट्री में भी पंवार वंश की। तो विलियम फिंच नाम का एक विदेशी है, और ये 1608 के लगभग उत्तराखंड आया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, तो 1600 के लगभग जानकारी आती है ना, तो उसका बड़ा जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचा था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में आया था भारत। तो जो कैप्टन हॉकिंस था, वो आया था मुगल शासकों से मिलने के लिए, है ना। और जब वो आया था, तो उसको ये पता था कि वहां उसको ये बताया गया था कि भारत में जो है 1608 के लगभग अकबर गद्दी पर है, लेकिन अकबर मर चुका था 1605 में। तो वो एक लेटर लेकर के आया था कि हमको यहाँ पर कंपनी बनानी है, बिजनेस करना है अकबर के नाम का। लेकिन जब वो दरबार पहुंचा, तो खबर मिली कि अकबर तो चल बसा है। कौन था? जहांगीर था। तो वो जो कैप्टन हॉकिंस आया था ना, रेड ड्रैगन नाम के जहाज में, तो उसी के साथ आया था ये विलियम फिंच। अब विलियम फिंच इंडिया आया, तो उसने गढ़वाल के क्षेत्र में 1608 में एंट्री की और 1611 तक रहा, खूब घूमा गढ़वाल। और इस समय गढ़वाल का जो राजा बना हुआ था, ये राजा था मानसा। राजा कौन था? मानसा था। अंग्रेजों तक ये खबर जाती थी कि पहाड़ में जो भी राजा होता है, वो गरीब होता है, उनके पास संसाधन नहीं होते, पैसे नहीं होते। तो विलियम फिंच को लगा यार कि मैं आ ही गया हूं इस भूभाग पर, तो क्यों ना देख ले पहाड़ के राजा कैसे। तो ये मानसा के दरबार गया। जब इसने देखा मानसा को, तो ये हैरान हुआ। मानसा जब खाना खाने बैठता था, तो उसके बर्तन ऐसे नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, है ना। हमारे कैसे होते हैं? स्टील के बर्तन, है ना। तो उसने मानसा को जब खाना खाते हुए देखा, तो उसकी थाली सोने की थी। कभी वो सोने की थाली में खाता, कभी चांदी की थाली में। तो ये बड़ा हैरान हुआ। इसने बोला यार ये तो खबर गलत है, कि पहाड़ में गरीब राजा होते हैं। ये वापस गया अपने देश, और बोला भाई जिन जिन को ऐसा लगता है कि भाई ऐसी सी बात है, वो गलत है। पहाड़ में एक ऐसा राजा देख करके आया हूँ जो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाता है। और ये बात उसने बताई किसको? फॉस्टर को। फॉस्टर इसी समय लिख रहा था किताब, और उसने अपनी किताब में क्या लिख दिया? मानसा की आर्थिक स्थिति का वर्णन कर दिया। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न आए कि गढ़वाल के राजा मानसा का जो आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है, वो कौन सी किताब में है, तो ध्यान रखना वो किताब है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। ये रचना हालांकि फॉस्टर है, लेकिन फॉस्टर की इस किताब में विलियम फिंच की यात्रा का उल्लेख मिल जाता है। रख लोगे इतना यार। अब और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि किताब छपी थी, जिस किताब का नाम था वॉन्डरिंग इन द हिमालय। इस हिमालय को हिमालय कह करके भी पुकारते हैं। और इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था, वो अंग्रेज था पी बैरन। हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं इस समय? हम उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिसमें उत्तराखंड का जिक्र है। बोर तो नहीं हो रहे हो? पक्का? मैं तो ऑर्डर करवाऊं कुछ? बस पैसे दे देना तुम, और मुझे भी खिला देना। अब देखो इस किताब में, मैंने कहा किताब का नाम है वांडरिंग इन द हिमालय, और इस वांडरिंग इन द हिमालय की रचना करने वाला व्यक्ति था पी बैरन। जिसको तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, एक जगह तो जरूर सुना होगा, नैनीताल को लेकर, कि नैनीताल की खोज किसने करी। अब कैसे खोज करी इसने? हो रखा था नैनीताल। नैनी झील वहीं पर थी,
बस इसने दुनिया को बताया कि एक खूबसूरत झील है यहाँ पर, आओ और देखो। इससे पहले ट्रेल दिख चुका था, लेकिन ट्रेल ने नहीं बताया, क्योंकि ट्रेल को लगा यार कि मैं बताता हूँ तो हो ना यहाँ भीड़ आ जाए और इसकी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती कम हो जाए। तो ट्रेल ने नहीं बताया दुनिया को, इसने बताया। इसने जिस किताब में बताया उस किताब का नाम था वांडरिंग इन द हिमालय, और इसने कहा कि मैं जब 1841 में इस भूभाग पर गया जिसको आज जिला नैनीताल कहते हैं, इसने कहा मैंने खूबसूरत झील देखी, उस झील को नैनी झील कहते हैं। और कब खोज करता है ये खोज करता है 1841 में। इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि जो नैनी झील का एरिया है वो एरिया नरसिंह नाम के व्यक्ति के पास था, थोकदार था। और ये अंग्रेज अपने एक दो मित्र के साथ आया था और उसको नरसिंह को बिठा दिया पानी में, नाव में। और जब नाव को लेकर के चले तो बीच झील में चले गए, जब तो नरसिंह के कानों पे लगा दी बंदूक, करता है मेरे नाम पे कि नहीं करता। ये काम थे किसके? पी बैरन के। बस घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आएगा कि नैनी झील की खोज किसने करी, तो जवाब पी बैरन। दूसरा ये है कि जो पी बैरन है इसने पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करी थी, पैदल गया पैदल आया। और ये जब भी अपनी कुछ रचनाएं लिखता था तो उसमें बैरन शब्द का यूज नहीं करता था, एक शब्द का यूज करता था जिस शब्द को पिलग्रिम कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है वीडियो के एग्जाम पेपर में। तो चीजें मैं कहानी के रूप में डिलीवर कर रहा हूँ। फैक्ट कौन कौन से याद करने हैं उनमें से एक पिलग्रिम याद करना है, दूसरा 1841 याद करना है, और नाम किसका? पी बैरन। और इसकी रचना कौन सी? वांडरिंग इन द हिमालय। कर लोगे इतना? लिखो फिर। हेडिंग डालना विदेशियों के यात्रा वृतांत, विदेशियों के यात्रा वृतांत, विदेशियों के यात्रा वृतांत। विदेशियों की यात्रा वृतांत में पहला लिखना वेनसांग, पहला नाम लिख दो वेनसांग, पहला नाम लिख देना वेनसांग, यहां पर लिख देता हूं मैं वेनसांग। वेनसांग के बारे में लिखना फैक्ट फैक्ट बनाते हुए, ये आया था कब? 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी में। और जिस राजा के समय ये हमारे यहाँ पहुंचा था उस समय भारत का राजा था हर्षवर्धन। इंडियन जीएस को लेकर के भी ध्यान रख लेना, टाइम पीरियड आया था ये 634 ईस्वी में, और जिस राजा के दरबार में पहुंचा वो राजा था हर्षवर्धन। इसका यात्रा वृतांत का नाम लिखना सियुकी। इसका जो यात्रा वृतांत है, इस यात्रा वृतांत का नाम लिख देना सियुकी, सियुकी। और सियुकी नाम की पुस्तक में इसने क्या क्या जिक्र किया है उसमें पहला पॉइंट बनाना, सियुकी में जो जो जिक्र किया है उसमें पहला पॉइंट बना लेना, लिखना। इसने उत्तराखंड में, इसने उत्तराखंड में पांच पांच बौद्ध विहारों की जानकारी दी, पांच बौद्ध विहारों की जानकारी। इसने कहा कि 5 क्षेत्र हैं यहाँ जहां आप बौद्धिज्म से जुड़े हुए साक्ष्य देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अब इसने सियुकी में कौन कौन से क्षेत्रों का या किस किस शब्द का प्रयोग किया है किस चीज के लिए, तो लिखना इसने सियुकी में गोविशाण शब्द का यूज करा है। सिर्फ फैक्ट फैक्ट बनाना है, गोविशाण का जिक्र किया इसने। और गोविशाण आज का कौन सा क्षेत्र है? काशीपुर। कई बार आते पेपर में, याद रख लेना इसको। गोविशाण है और ये आज का काशीपुर है, इसका उल्लेख किया है वेनसांग ने। दूसरा लिखना है इसने ब्रह्मपुर का जिक्र किया है, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर को लिखना पोली हिमा पोलू, पोली हिमा पोलू, इस शब्द का यूज किया उसने ब्रह्मपुर के लिए, पोली हिमा पोलू, ये ब्रह्मपुर को यूज किया इसने।
ब्रह्मपुर गढ़वाल कुमाऊं के बीच का एक एरिया हुआ करता था। इसके अलावा लिखना उसने हरिद्वार का जिक्र किया है। हरिद्वार, हरिद्वार को लिखना मोयुलो। किताब में मोयुला भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत हो। मोयुलो, ये हरिद्वार को कहा। और उसने गंगा का भी जिक्र किया है, लेकिन महाभद्रा करके। गंगा का भी जिक्र किया है लेकिन महाभद्रा करके। ये जानकारी सीयूकी में है। ठीक है, चलो अगला लिखना। लिख दो पहले, वॉन्डरिंग इन द हिमालय। रचना का नाम ये लिखा हुआ है, और ये रचना किसकी है? पी बैरन की है। पी बैरन की है, वॉन्डरिंग इन द हिमालय। राइटर का नाम लिख देना पी बैरन। राइटर का नाम है पी बैरन। डैश कर तो लिखना, लिखना यह पिलग्रिम नाम से रचनाएं लिखता था। यह पिलग्रिम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यह पिलग्रिम, ये क्वेश्चन आता है। पिलग्रिम नाम से रचनाएं लिखता था, जिसने पिलग्रिम नाम से रचनाएं लिखता था, जिसने 1841 में, जिसने 1841 में नैनीताल झील के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसने 1841 में नैनीताल की खोज की। बस जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। जिसने 1841 में नैनीताल की खोज की, नैनीताल की खोज की, वो था ये व्यक्ति। इसने, मैंने कहा कि बद्रीनाथ गया था, केदारनाथ गया था पैदल, ये भी इसके हाथ उपलब्धि है। और इसके नाम का आज भी हमको एक कॉटेज मिलता है नैनीताल में, उस कॉटेज को हम पिलग्रिम ही कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अंग्रेजों की पूरी हिस्ट्री, उसमें एक अंग्रेज का बंगला आज भी हल्द्वानी में है। एक अंग्रेज के बारे में कहते हैं कि वो हर्सिल गया था। हर्सिल वाला तो सुना ही होगा, कौन था? फ्रेडरिक विल्सन। आजकल नरेंद्र सिंह नेगी ने गाना गाया है उसके बेटे के ऊपर, सुना? तुम सिद्धू मूसा वाले के फैन हो, तुम नेगी दा के फैन नहीं हो, है? चलो लिखना अगला, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया लिखना है, किताब किसकी है? यह है फॉस्टर की, लिखने वाला फॉस्टर। अब इसने क्या जानकारी दी इस किताब में? लिखना, डैश करते लिखना, फॉस्टर ने विलियम फिंच, विलियम फिंच के गढ़वाल यात्रा का वर्णन किया। विलियम फिंच, ये लिखा हुआ पर है। एक फिंच आपको क्रिकेट के मैदान में दिखता है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। विलियम फिंच के गढ़वाल यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें जिसमें मानसा की आर्थिक स्थिति, जिसमें मानसा, ये गढ़वाल का राजा है, पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री, जिसमें मानसा की आर्थिक स्थिति का उल्लेख है, जिसमें मानसा की आर्थिक स्थिति का उल्लेख है। याद रखने के लिए आप ब्रैकेट बना दो और लिख देना कि मानसा सोने चांदी के बर्तन में भोजन करता था। ये कहता है विलियम फिंच फॉस्टर को, मानसा जो है सोने चांदी के बर्तन में भोजन करता था। अभी हम जब पहाड़ों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई राजा आएंगे ऐसे गढ़वाल कुमाऊं से। कोई राजा पागल कहलाएगा, पागल कौन है गढ़वाल का? जिसने पढ़ी उत्तराखंड पहले, गढ़वाल का पागल राजा कौन? देवी चंद मत बोलना है, वो कुमाऊं का है। हाँ।
गढ़वाल का कौन है? श्याम शाह। श्याम शाह इतना पागल बताया जाता है कि अगर उसने तुमको कह दिया श्रीनगर से कि बोल दो सबको कि आज रात नहीं खुलेगी, और माना खुल गई रात, तो हमको बोलना पड़ता था कि हाँ महाराज नहीं खुली अभी तक। श्याम शाह ने कहा कि भाई विजय तेरे हाथ में कबूतर है, इस समय पेन नहीं है, तो मुझे कहना पड़ता कि हाँ कबूतर ही है। अगर मैं कहती ना महाराज कबूतर नहीं पेन है, तो मेरा सर कलम कर देगा कौन? श्याम शाह। इसलिए श्याम शाह की कहावत आज भी चलती है हमारे यहाँ गढ़वाल में। श्याम शाह के बारे में कहते हैं औखाण कि श्याम शाह की लाई श्याम इत सामी और बांगी तो बांगी। सामी का मतलब सीधा। अरे इंग्लैंड वालों बता दो, सामी का मतलब सीधा और बांगी का मतलब टेढ़ा। तुम्हारे जो पेपर हो रहे हैं ना, 5 से 6 सवाल लोक भाषा के, समझ रहे हो? बस आज मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, बाकी मैं कल 2 मिनट का टाइम जितना पढ़ा है आज उसको रिपीट करना, जरा रिकॉल करना उसको, केवल 2 मिनट। कर दो जरा। द्रोणगिरी पर्वत का उल्लेख किसमें? लंका कांड में। और कौशिकी नदी का बाल कांड में। किस ग्रंथ में कर्णवाश्रम बद्रिकाश्रम को शिक्षा के 2 केंद्र बताया गया? वन पर्व में। और वन पर्व किसका हिस्सा? महाभारत का। लोमस ऋषि के साथ 5 पांडव घूम रहे थे, किसमें कहा गया है? वन पर्व में कहा गया है। सुबाहु के बारे में भी वन पर्व ही बता रहा है। अलका किस क्षेत्र को नाम दिया गया? किस पुस्तक में? मेघदूत। किसकी है? कालिदास की। कालिदास की इसके अलावा कौन कौन सी पढ़ी आज? अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस नदी का उल्लेख? उसके किनारे स्थित कौन था? कर्ण आश्रम में 2 कैरेक्टर थे, दुष्यंत और शकुंतला थी। अच्छा, नैनीताल की खोज कब हो रही है? 41 में। कौन कर रहा है? पी बेरन। पी बेरन का साहित्यिक नाम पिलग्रिम है। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी? फॉस्टर की है। लेकिन उसने किसके यात्रा वृतांत को लिखा? विलियम फिंच। और किस राजा का जानकारी दे रहा है? और उसकी भी क्या जानकारी है? सोने चांदी के भोजन थालियों में भोजन करता है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन दे रहा है। बस आज इसको यहाँ पर छोड़